नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते खबरों की। एक बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही, जहां पर कोरोना ब्लास्ट हुआ है, यानी कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 1605 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में कोरोना से एक दिन में 5 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े ये बता रहे हैं कि जिले में अब तक 496 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए चिंता बढ़ा रहा है। फरीदाबाद में आप देखिए, अब तक 496 मौतें दर्ज की गई हैं, जो आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के आए हैं, और लगातार ये संक्रमण की दर और तेज होती जा रही है। तो 1605 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 5 मरीजों ने दम तोड़ा है। और गुरुग्राम में भी कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में तेजी से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के 2934 मरीज सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना से एक दिन में 7 लोगों की मौत हुई है। साइबर सिटी में मौत का आंकड़ा 453 तक पहुंच गया है। तो 453 ये मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। 24 घंटे में 2934 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 7 लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना की वजह से। और अब तक अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए मौतों का, तो 453 तक ये पहुंच गया है गुरुग्राम में। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोगियों के परिजन लगातार अस्पतालों में हंगामा कर रहे हैं। साथ ही इंद्रप्रस्थ और अपोलो अस्पतालों में आपातकाल को नष्ट करने के लिए बेड देने से ही इनकार कर दिया गया। तो कोरोना से हालात कितने खराब हैं आप देखिए, क्योंकि अस्पतालों में जब मरीजों की मौत हो जाती है तो परिजन अस्पताल प्रशासन के साथ, डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं, अभद्रता करते हैं। ये तस्वीर भी गुरुग्राम की है। अपोलो अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है, क्योंकि हालात वहां भी नाजुक बने हुए हैं। गुरुग्राम में सक्रिय मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब बेड देने से अस्पताल मना करते हैं तो परिजन गुस्से में आपा खो देते हैं, मारपीट होती है, हंगामा होता है। कुछ यही हुआ कोरोना के हालातों के बीच में गुरुग्राम में अपोलो अस्पताल में। जब अपोलो अस्पताल ने बेड देने से इनकार किया, उसके बाद देखिए किस तरह वहां पर हंगामा बरपा। और हरियाणा राज्य आपदा विभाग ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए कई जिला उपायुक्तों को 9.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य सचिव संजीव कौशिक ने बताया कि 14 जिलों के लिए कुल 7 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसी प्रकार 8 अन्य जिलों के प्रति जिला को 30 लाख रुपए समेत कुल 2.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि उपायुक्तों को ये राशि क्वारंटीन, संग्रह और स्क्रीनिंग के लिए खर्च करनी होगी, जिसमें आवास है, भोजन है, कपड़े, चिकित्सा देखभाल और प्रभावित लोगों के लिए शिविरों में क्लस्टर रोकथाम कार्यों के लिए आश्रय भी शामिल होंगे। साथ ही कौशल ने बताया कि कोविड-19 की लगातार जो चीज़ें आवश्यकता, जो उपकरण हैं, उनको खरीदा जा रहा है। अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और साथ ही साथ उनमें सामग्रियों का परीक्षण, किट के लिए भी मरीजों पर खर्च करनी होगी। तो हालात ज़्यादा ख़राब ना हो, इसीलिए ये फैसले लेने बहुत ज़रूरी हैं। समय समय पर कोरोना से जिस तरह से लगातार अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, उसको देखते हुए अब आने वाले वक्त में इस महामारी से निपटने के लिए क्या प्लान होगा। हालांकि राशि भी जारी की गई है, लेकिन वो धरातल पर कितनी उतरती है, उन चीज़ों में उसका इस्तेमाल कितना होता है, ये देखने वाली बात होती है। खबर गुरुग्राम से, जहां पर कोरोना से हालात खराब हैं। लगातार कोरोना से मौतें हो रही हैं। गुरुग्राम में जहां भी शमशान घाट दिखे वहां पर लाश जलाई जा रही है, यानी कि जगह कम पड़ गई है। शवों को लगातार जलाया जा रहा है वहां पर, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों के शव भी भारी संख्या में वहां पर आ रहे हैं। गुरुग्राम के हर शमशान घाट में आपको शव जलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन गुरुग्राम में एक शमशान घाट ऐसा भी है जहां पर शव उठाने के लिए लोग ही नहीं हैं। खुद ही परिवार वाले शव को जलाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं।
गुरुग्राम के काटपूर्वी में बने शमशान घाट का इतना बुरा हाल है, ना तो यहाँ पर कोई पंडित है, ना ही शमशान घाट की कोई देखरेख करने वाला चौकीदार है। जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई भी कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं दिखाई देता है। अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव शव वहां आता है तो मृतक के परिवार वाले खुद ही कड़ी मशक्कत के बाद शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होते हैं। और वहीं कलेक्टर की तरफ से गुरुग्राम में कोविड-19 संक्रमित एरिया में कंटेनमेंट जोन की संख्या को बढ़ा दिया गया है, जिसमें 500 गज के आसपास जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान, संस्थान या किसी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही गुरुग्राम पुलिस को संबंधित संसाधनों समेत पूरे पुलिस बल के साथ तैनात कर दिया गया है। दरअसल कलेक्टर ने गुरुग्राम जिले में 51 मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए थे। गुरुग्राम जिला के लगभग सभी हिस्सों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गुरुग्राम के कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन की संख्या को बढ़ाकर 90 से ज्यादा कर दिया है। इन कंटेनमेंट जोन के एरिया में अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है या कोई फैक्ट्री जिसमें किसी भी तरह का उत्पादन का काम होता है तो उस पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा, यानी वो काम चलता रहेगा। इसके अलावा किसी भी कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह का समारोह, पार्टी, शादी, सामाजिक समारोह वगैरह का आयोजन नहीं हो सकता, चाहे किसी ने ऐसे समारोह आयोजित करने की अनुमति ही क्यों न ले रखी हो। अगर किसी को ऐसे समारोह आयोजित करने हो तो उसे नए सिरे से अनुमति लेनी होगी। आज हालात हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट सेक्टर के सीईओ डॉक्टर मोहम्मद ने एमबीबीएस डीएम न्यूरोलॉजी अपने 2 अन्य साथी जाजिम और कुमैल समेत गाजियाबाद में कोविड दवाइयों की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। डॉक्टर ने केजीएमयू लखनऊ से एमबीबीएस किया हुआ है, साथ ही विवेकानंद लखनऊ से न्यूरोलॉजी में डीएनबी डीएम किया हुआ है और एम्स नई दिल्ली से फेलोशिप के बाद एम्स में विजिटिंग फिजिशियन भी हैं। दवाइयों की कालाबाजारी करते हुए आरोपी डॉक्टर के पास से 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 2 एक्टामेरा इंजेक्शन, 36,10,000 रुपए नगद और एक स्कोडा कार समेत 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर ली है। चिकित्सक होने के नाते डॉक्टर साहब के मेडिकल सेक्टर में कई लोग संपर्क में थे, जिसके जरिए ये दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में रेमडेसिविर 20 से 40,000 रुपए और एक्टामेरा इंजेक्शन 1.5 से 2 लाख रुपए में बेच रहे थे। जानकारी के अनुसार जो कैश इनके पास से मिला है वो इसी कालाबाजारी का हिस्सा है। साथ ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और बाकी जो लोग इनके संपर्क में हैं उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही है, उन पर कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। और गाजियाबाद में जिला सरकारी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन के साथ मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जनपद गाजियाबाद के जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जो अस्पताल के गेट का है, जहां मारपीट साफ देखी जा सकती है। बताया जा रहा वीडियो मंगलवार शाम का है। जानकारी मिली है अस्पताल में एक व्यक्ति कोरोना रिपोर्ट लेने के लिए आया था, जहां कुछ देर तक उसको रिपोर्ट नहीं मिली। वो व्यक्ति अभद्र व्यवहार करने लगा, उसका विरोध टेक्नीशियन ने किया, पर कुछ देर के बाद ही युवक ने टेक्नीशियन के साथ मारपीट शुरू कर दी। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में हर समय पुलिस तैनात रहती है, इसके बावजूद भी मारपीट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। लैब टेक्नीशियन ने तुरंत पुलिस को इस घटना की शिकायत दी और यह भी कहा कि कार्रवाई न होने पर कोरोना की जांच ठप कर दी जाएगी। और जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसे महामारी की चपेट में है, वहीं लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। साथ ही अब रोजाना खाने कमाने वाले गाजियाबाद के टेम्पो चालकों पर भी 2 वक्त की रोटी का खतरा मंडरा रहा है। जहां एक तरफ रोजाना टेम्पो का किराया निकालने के बाद आम दिनों में यहां ऑटो चालक 300 से 500 रुपए कमाते थे, वहीं आज अपने ऑटो का किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं। शासन की तरफ से इनकी कोई मदद नहीं हुई है। मौत का आंकड़ा कोरोना से कम, भूख से ज्यादा मारेगा। वहीं अब रोड पर सवारी न होने की वजह से अब तक न जाने कितने अपने घर को पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो शहर के आसपास ही रहने वाले लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रशासन को इस ओर कोई कदम उठाने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने परिवार और अपना गुजर बसर सही तरीके से कर सकें। मनीष, आप टेम्पो चलाते हो, किस प्रकार से काम?
और गाजियाबाद भ्रष्टाचार के आरोपों से गाजियाबाद पुलिस का दामन अक्सर दागदार होता रहता है। आलम यह हो गया है कि 2 थाने के एसएचओ समेत 10 पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के मामले में इनाम भी घोषित किया था। इसी कड़ी में भोजपुर थाने के पूर्व एसएचओ और एसआई का कारनामा जहन से नहीं उतरा था कि अब उसी थाने के एक सिपाही की वायरल वीडियो ने खाकी को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। इस सिपाही ने दावत के नाम पर पैसों की मांग कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने इस पर जांच बिठा दी है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आगे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। कमिश्नर आलोक सिंह ने पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीटिंग की, जहां सभी पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के वैक्सीनेशन कराने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही कमिश्नर ने दवाइयों, इंजेक्शनों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें अस्पतालों की सुरक्षा, ऑक्सीजन सप्लाई और ग्रीन कॉरिडोर के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में स्टाफ फोर्स भी कार्यरत रहेगी। साथ ही हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जाएगा, जिससे किसी प्रकार का जुलूस इलाके में ना लगे। इसी को रोकने के लिए थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। और कोरोना संक्रमण के चलते जब अपने ही शवों को छूने से बच रहे हों, तो ऐसे में नोएडा पुलिस न सिर्फ लोगों को आखिरी कंधा दे रही है, बल्कि ऐसे शवों का अंतिम संस्कार भी करा रही है, जिसका सेक्टर 19 का एक वाकया है। सेक्टर 19 में रहने वाली 52 साल के एक व्यक्ति की घर पर कोरोना से मौत हो गई थी। उसका शव कई घंटे घर पर पड़ा रहा। पड़ोसी मदद के बजाय घर छोड़कर भाग खड़ा हुआ, तो वहीं सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अंतिम निवास के लिए भिजवाया। जानकारी के मुताबिक बेटी और मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अंतिम संस्कार भी कर सके। इसके बाद पुलिस मदद के लिए आगे आई और उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के लिए पुलिस ने कंधों पर लकड़ी ढोकर चिता सजाई और शव को लिटाया। इसके बाद एक बेटा बनकर पिता को मुखाग्नि दी। और देश भर में कोरोना ने कहर मचा रखा है। रोज सैकड़ों लोग ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में नोएडा में एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने आज ऑक्सीजन बैंक खोलने का ऐलान किया है, लेकिन प्रशासन से परमिशन न मिलने की वजह से ऑक्सीजन बैंक में सुबह से ऑक्सीजन सिलेंडर में लोग लाइन में लगे हुए थे। मरीजों के जो परिजन थे, उनको कई मरीज के परिजन ऐसे थे जिनको मायूस वापस लौटना पड़ा। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाए क्योंकि इतनी मारामारी थी, इतनी भगदड़ थी। कुछ लोग नोएडा के सेक्टर 12 के बारात घर ऑक्सीजन मिलने के आस में पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने ऑक्सीजन बैंक की परमिशन न मिलने की वजह से ऑक्सीजन नहीं दी और लोगों को वापस ही खाली हाथ लौटना पड़ा। और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत करीब 50,000 की नकदी और एक कार बरामद की गई है। इन आरोपियों को नॉलेज पार्क पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। और दिल्ली में कोरोना वायरस हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। हॉस्पिटल मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। द्वारका में दिल्ली सरकार का इंदिरा गांधी हॉस्पिटल 1725 बेड का बनकर तैयार हो रहा है। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यशपाल सिंह ने आने वाले भविष्य को देखते हुए मांग उठाई कि 500 बेड वकीलों के लिए रिजर्व हों और 200 बेड जजों के लिए बनाए जाएं, जिसमें वकील और जजों समेत उनके परिवार वालों का इलाज भी हो सके। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से 700 बेड का कोटा सुनिश्चित की बात कही जा रही है। द्वारका कोर्ट के वकील सुशील पवार ने यह भी कहा है कि दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए वकील आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। ऐसे में इंदिरा गांधी अस्पताल में वकीलों, उनके परिवार वालों का इलाज होना चाहिए।
हमारा एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल 1700 बेड का गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका है और ऑलमोस्ट ऑल वो फर्निश हो चुका है। इनॉग्रेशन हॉस्पिटल का होने वाला था, उसको किसी न किसी वजह से जो छोटी छोटी खामियां उनकी वजह से वो रुका हुआ। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑनरेबल स्टेट जो गवर्नमेंट को एंड ऑनरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भी जहाँ जिसके भी अंडर में ही है, ऑनरेबल सीएम साहब या अपने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो एक बहुत ही व्यक्तित्व के धनी हैं, और वो जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को चालू कराएं। देखिए, बार एसोसिएशन ने जो मांग उठाई है, द्वारका बार एसोसिएशन हमारी एक कार्यकारिणी है और उसने एक सही डिमांड की है दिल्ली सरकार से कि जो कोर्ट के सामने एक हॉस्पिटल है जो 1700 बेड के आसपास है कि उसमें से कम 500 बेड अधिवक्ता समाज के लिए, कोर्ट स्टाफ के लिए और जजेस के लिए बुक हो जाए। और खबर ख्याला से, जहां पर रवि नगर एक्सटेंशन में एक घर में रखे एलपीजी सिलेंडर लीक होने के बाद ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए वेस्ट दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। दरअसल घर के सदस्य घर में थे, बच्चे टीवी देख रहे थे, तभी जोरदार धमाका होता है और घर में आग लग जाती है। उस वक्त घर में मौजूद सभी 4 लोग आग की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। चीख पुकार मच गई। तब कुछ पड़ोसी छत के रास्ते भागकर आए, घायलों को बाहर निकाला, फिर पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा। काफी इंतजाम के बाद जब एम्बुलेंस नहीं आई तो पुलिस जिप्सी में उन्हें गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस वक्त हम ख्याला थाना इलाके में मौजूद हैं और उसी घर के छत पर मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ ही देर पहले एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 लोग जो कि बुरी तरह से झुलस गए हैं। आप यहां का हालात देख सकते हैं कि किस तरह से जो घर के हालात हैं। तमाम जो सामान है घर के अंदर वो सब जल गया है। तमाम जो घर के अंदर जो जितना भी जो सामान था वो सारा का सारा जल गया है। पंखे की अगर हम बात करें तो ऊपर देखिए आप किस तरह से ये पंखा मुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है एम्बुलेंस तो आई नहीं, फिर हमने पुलिस वालों की ही वैन में उनको 4 को रखा। वो लेकर मेरा भाई और मेरे 2 फ्रेंड अभी हॉस्पिटल में ही हैं। वो बता रहे हैं कि अभी उनको लेप वगैरह लगा दिया गया है। 4 लोग हैं, एक अपनी लेडीज़ है और एक छोटा बच्चा है। ब्लास्ट किस चीज़ में हुआ था? ब्लास्ट एलपीजी सिलेंडर में हुआ है और कह रहे हैं कि आज सुबह ही वो देकर गए थे, तो इन्होंने या तो सही तरह से फिटिंग नहीं किया या तो फिर रेगुलेटर लीक था। तो आपने साफ तरह से सुना होगा कि समीर खान है जिन्होंने इस महामारी के टाइम पर जो तमाम जो पेशेंट थे उनको अस्पताल पहुंचाया। न सिर्फ बहादुरी का काम किया है बल्कि रिस्क लेते हुए उनको अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वो अभी इस खतरे से बाहर हैं। मोहम्मद अजीज, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.